जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक रहेगा भाई मुगल क्लैन का। ठीक है, मुगल वंश के बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक में हमने दिल्ली सल्तनत की जो लास्ट डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी, उसके बारे में बात की थी और हमने देखा था कि जो दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट रूलर रहता है वो इब्राहिम लोधी रहता है। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत दैट वाज हैपेंड इन 1526 इन अप्रैल 1526। तो अप्रैल 1526 में दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी और भाई मुगल क्लैन की फाउंडेशन रखने वाले एक राजा जिसका नाम था बाबर, उसके बीच में एक युद्ध होता है। और भाई उस बैटल में क्या होता है भाई, बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को और इब्राहिम लोधी के हारते ही एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का और स्टार्टिंग हो जाती है भाई मुगल क्लैन की। अब थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे, जो मुगल क्लैन का जो टाइम पीरियड रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1526 से लेके 1857 तक। लेकिन ये थोड़ा सा हमें इसमें एक थोड़ा सा फर्क देखना है। और वो फर्क क्या है, हम मुगल क्लैन को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। वो दो पार्ट कौन कौन से होंगे एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे भाई बाबर से लेके औरंगजेब तक। औरंगजेब तक बाबर स्टार्टिंग करता है अपने क्लैन की 1526 में और औरंगजेब की डेथ होती है 1707 में। तो एक पार्ट हम ये पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट औरंगजेब। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो पढ़ने वाले हैं पोस्ट औरंगजेब। तो ये पोस्ट औरंगजेब जो पार्ट है ये रहने वाला है 1707 से लेके 1857 तक। और 1857 में जो लास्ट सुल्तान या लास्ट जो रूलर रहता है मुगल क्लैन का, वो रहता है भाई बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड। और ये जो बहादुर शाह था, ये जफर के नाम से भाई उर्दू में और फारसी में कविताएं लिखता था, शायरी करता था, जफर के पेन नेम से, इसलिए इसको बहादुर शाह जफर सेकंड के नाम से इसको जाना जाता है। तो हमें जिसके ऊपर फोकस करना है वो करना है सिर्फ बाबर से लेके औरंगजेब तक। पढ़ेंगे हम पोस्ट औरंगजेब तक भी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मुगल्स, बहुत ही इंपैक्टफुल माने जाते हैं, वो माने जाते हैं दोस्तों भाई कब से, बाबर से लेके औरंगजेब की डेथ तक। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बाबर से लेके औरंगजेब तक कौन कौन से सुल्तान या कौन कौन से रूलर आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं दोस्तों, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। और वो ट्रिक है दोस्तों भाजसा। भाजसा। देखो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं ना, ये आपके लिए बेनिफिशियल इसीलिए होंगी कि इन ट्रिक्स के माध्यम से, आप इन ट्रिक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, चीजों को थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो भाजशा में जो बी है भाई, वो स्टैंड करता है बाबर के लिए। ठीक है, वो स्टैंड करता है बाबर के लिए। फिर हम एच से देखें तो एच से आता है भाई हुमायूं। फिर भाई अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद देखें तो भाई शाहजहां। शाहजहां सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और भाई भाजशाह में जो लास्ट ए अल्फाबेट है, औरंगजेब। अब इनके टाइम पीरियड की भी बात कर लेते हैं, इनका टेन्योर भी देख लेते हैं कि कब से कब तक रूल करते हैं। तो बाबर रूल करता है 1526 से लेके 30 तक। हुमायूं करता है भाई 1530 से लेके 40 तक। और फिर ये वापस से आता है 1555 में और 56 तक। फिर बात करें भाई अकबर की, तो अकबर जो रूल करता है दोस्तों, वो करता है 1556 से लेके 1605 तक। जहांगीर करता है 1605 से लेके 1627 तक। और वही शाहजहां करता है 1627 से लेके 1658 तक। और उसके बाद औरंगजेब आता है, तो औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक रूल करता है। तो ये है हमारा औरंगजेब तक का टाइम, 1526 से शुरू होके 1707 तक।
लेकिन जो आज हमें पढ़ना है, आज हम एक ही रूलर के बारे में, एक ही सुल्तान के बारे में, एक ही बादशाह के बारे में डिस्कस करेंगे, और उस बादशाह का नाम है भाई बाबर। चले तो देख लेते हैं भाई, बाबर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो आप सबको पता ही है दोस्तों, जो बाबर का टाइम पीरियड था वो कब से कब तक था? जो बाबर का टाइम पीरियड है दोस्तों, वो है भाई 1526 से लेके 30 तक। ठीक है, और आप सबको पता ही है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो भाई, ये आया है कहां से? काबुल से, उज्बेक था। ठीक है, दिल्ली पे रूल कर रहे हैं, लेकिन इनको झगड़ना कहां पे आके? हरियाणा में। अब भाई ये मजाक की बात नहीं है कि मतलब आपने एक जोक सुना होगा ना कि भाई सबको लड़ना होता है कहां पे? हरियाणा में। चाहे हम कुरुक्षेत्र के युद्ध की, महाभारत की बात करें, या फिर भाई पानीपत के 3 युद्धों की बात करें। लेकिन भाई आपको समझना है कि स्ट्रेटेजिक रूप से, भाई जियोग्राफिकल रूप से इस पानीपत के जो स्थान का बहुत ही विशेष महत्व था। तो 1526 में अकबर क्या करता है? अकबर डिफीट करता है इब्राहिम लोधी को, इब्राहिम लोधी को। और ये इब्राहिम लोधी कौन था भाई? इब्राहिम लोधी था लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, लास्ट सुल्तान। अब ये लास्ट सुल्तान किसका है? ये दिल्ली सल्तनत का भी है, और उसके साथ साथ ये लोधी डायनेस्टी का भी है, लोधी डायनेस्टी का भी है। तो एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बता देता हूं, उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। भाई 1524 में बाबर ने एक कैंपेन चलाया था पेशावर में। पेशावर अभी करंटली पाकिस्तान में एक सिटी है। अब होता क्या है भाई, तो बाबर जो था, ठीक है, बाबर को एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि इब्राहिम लोधी का, ठीक है, इब्राहिम लोधी का एक गवर्नर है और उसका नाम है दौलत खां। उन दोनों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब बाबर को ये अपॉर्चुनिटी दिखती है कि भाई अगर एक सुल्तान के, एक भाई इब्राहिम लोधी के, अगर गवर्नर और सुल्तान और गवर्नर के बीच में चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, तो इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, इसका एडवांटेज लिया जा सकता है। और दौलत खां उस टाइम पे पंजाब का गवर्नर था। अब भाई देखो, दौलत खां और इब्राहिम लोधी के बीच में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो दोनों क्या चाहेंगे? दोनों एक दूसरे को हराना चाहेंगे, डिफीट करना चाहेंगे। तो दौलत खां इनवाइट कर लेता है बाबर को कि आप आइए और क्या कीजिए भाई, दिल्ली के ऊपर हमला कीजिए, आक्रमण कीजिए। अब सिंपल सी बात है कि भाई जब एक स्टेट है भाई दिल्ली सल्तनत का, एक गवर्नर ही बाबर के फेवर में हो जाएगा, तो हारना निश्चित हो जाता है। तो 1526 में पानीपत के ग्राउंड में दोनों आ जाते हैं भाई, और दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को। तो भी थोड़ा सा देख लेते हैं बाबर कहां से आया था, और उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं, कैसे भाई उसका उदय हुआ, उसकी मदर थी वो कौन से क्लैन से थी, उसके फादर थे वो कौन से क्लैन थे, इन सब चीजों के बारे में देख लेते हैं। तो जो बाबर का जो पैतृक स्थान था, जो मूल स्थान था भाई, जहां से वो आता था, जिस स्टेट से, जिस स्टेट से बाबर आता था, उस स्टेट का नाम था फरगना। ध्यान से देख लेना है दोस्तों, उस स्टेट का क्या नाम था भाई? उस स्टेट का नाम था फरगना। और बाबर जो था वो उज्बेक था। छोटी छोटी चीजें ये ध्यान रखनी है। उज्बेक एक कंट्री है अभी, और भाई उज्बेकिस्तान एक कंट्री है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो ताशकंद इसकी कैपिटल है। अब देख लेते हैं अभी इसके बारे में छोटी छोटी सी चीजें और। 1504 में ये बाबर क्या करता है? ये काबुल को जीत लेता है। ठीक है, 1504 में बाबर काबुल को जीत लेता है। उसके बाद ये क्या करता है भाई? काबुल को जीतने के बाद ये कांधार और समरकंद को भी जीत लेता है, कांधार एंड समरकंद। लेकिन जो इसकी ये कांधार और समरकंद की विक्ट्रीज थी ना, ये भाई बहुत से थोड़े टाइम के लिए थी, तो ये थी शॉर्ट टर्म के लिए। आपको चीजें ध्यान रखनी है कि 1504 में वो काबुल को जीत लेता है। काबुल को जीतने के बाद उसको भाई मोटिवेशन मिलता है, उसको हिम्मत मिलती है, और वो कांधार और समरकंद को भी जीत लेता है। लेकिन कांधार और समरकंद दोनों ही वो कम ही टाइम के लिए मतलब उनको मेंटेन रख पाता है, उनके ऊपर अपना रूल मेंटेन रख पाता है। चलें अब देखते हैं भाई
1526 के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 1526 में बाबर हरा देता है इब्राहिम लोदी को और दिल्ली के ऊपर अब मुगल क्लैन की फाउंडेशन रख देता है। अगर हम बात करें इसके ओरिजिनल नेम की, तो इसका जो ओरिजिनल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो कई बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भाई बाबर का ओरिजिनल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद, और बाबर जो था ना वो बहुत ही बोल्ड था दोस्तों, ठीक है, कैपेबल था, इसीलिए उसको बाबर कहा जाता है। अगर इसके फादर साइड की बात की जाए, ठीक है, तो इसके जो फादर थे भाई, बाबर का जो पिता था वो था तैमूर क्लैन से, और इसकी अगर मदर की बात की जाए तो इसकी मदर थी मंगोल। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, तो हम कह सकते हैं ना कि बाबर जो था, बाबर भाई तैमूर का भी वंशज था और मंगोल का भी वंशज था, तो वो मिक्सचर था दोनों का ही। चले और देख लेते हैं भाई। 1483 में 1483 में, ये कुछ माइनर माइनर सी डिटेल्स में आपको बता रहा हूं, इसका जन्म होता है भाई, ठीक है। इसका जन्म कब होता है बाबर का? बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483। अब देख लेते हैं भाई 1494 में, 1494 में इसका कोरोनेशन हो जाता है, और ये सिर्फ 11 साल का था दोस्तों जब ये गद्दी पे बैठता है। और हम देख ही चुके हैं भाई 1504 में ये काबुल को जीत लेता है। काबुल को जीतने के बाद 1507 में, ठीक है, काबुल को 1504 में जीतता है, तो 1507 में ये पादशाह, पादशाह जिसको बादशाह भी कहा जाता है, का टाइटल ऑन करता है। तो टाइटल क्या था भाई? टाइटल जो था वो था पादशाह। अब भाई हम बात कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या क्या रीजन थे जिस वजह से बाबर क्या करता है भाई, उन रीजन्स के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, जिन रीजन्स के वजह से बाबर क्या करता है, अटैक करता है किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर अटैक करता है। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कुछ चीजें, थोड़े से पॉइंट्स आपको और बता देता हूं मैं। एक तो क्या था कि बाबर जो है ना वो थोड़ा सा अलग थलग पड़ गया था वहां पे, बाबर को भी भगा दिया गया था, मतलब वहां पे बाबर बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था, सिंपल सी बात एक तो ये रहती है। दूसरा क्या है कि जब बाबर काबुल को जीत लेता है तो उसको थोड़ा सा अंदर से ये फील होता है कि भाई मैं भारत पे जाके भारत पे रूल कर सकता हूं। दूसरा, काबुल को जीतने के बाद एक जो मेन पॉइंट था वो था इकोनॉमिकल या फिजिकल पॉइंट जो बोल सकते हैं, उसको अधिक से अधिक, मोर एंड मोर जो मनी था, वेल्थ था, उसका थोड़ा चस्का लग गया था कि मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए। एक ये भी था कि भारत में भाई मुगल जो दिल्ली सल्तनत था उसका डिक्लाइन ही हो रहा था एक तरीके से, तो यहाँ पे कैपेबल लोगों के ना होने की वजह से भी क्या चल रहा था, बाबर को यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। दूसरा, मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि भाई पंजाब के गवर्नर दौलत खां और भाई इब्राहिम लोदी सुल्तान के बीच में चीजें अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी, इस वजह से भी बाबर को लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। चले अब देखो भाई 1526 से पहले बाबर इंडिया में, ऐसा नहीं है कि बाबर पहली बार इंडिया में 1526 में आया, नहीं, वो भारत में सबसे पहले उसका जो पहला कैंपेन था वो था दोस्तों 1518 और 19 में। और वो जो पहला इसका अटैक था वो था यूसुफ जई, एक क्लैन था यूसुफ जई, यूसुफ जई क्लैन के अगेंस्ट इसका पहला कैंपेन जा था। तो कई बार ये होता है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि बाबर का इंडिया में पहला कैंपेन कौन सा था, तो आप लोगों को लगेगा कि बाबर 1526 में पहली बार आया था, तो ये सिली मिस्टेक आपको नहीं करनी है। मैंने आपको बताया कि 1518-19 में बाबर का पहला एक्सपीडिशन था इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया में। बाबर की ना एक ऑटोबायोग्राफी थी और उसका नाम है बाबरनामा। मैं जब थोड़ा लिटरेचर का पार्ट कराऊंगा तो ये बताऊंगा, लेकिन इसको ध्यान से रखना है, ध्यान रखना है आपको। इसको तुजुक ए बाबरी भी कहा जाता है, तुजुक ए
बाबरी। तो बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी, इसको ध्यान रखना है भाई। चले नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं भाई। 1519 में ये खैबर पास को क्रॉस करने की कोशिश करता है भाई। खैबर पास, खैबर दर्रा भी इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन ये क्या करता है, जल्दी ही ये पेशावर से वापस लौट जाता है। 1520 में ये क्या करता है, सियालकोट, ठीक है, सियालकोट भी है, सियालकोट इसको समझ लो, कोई फर्क नहीं है, सैयदपुर, इनको भी क्या कर लेता है भाई, जीत लेता है, अपने अंडर ले लेता है। और 1524 में इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है, ये हम रीजन्स ही पढ़ रहे हैं भाई, क्या क्या रीजन्स थे। 1524 में दौलत खां इसको इनवाइट कर देता है, और भाई मेवाड़ के एक राजा थे दौलत खां के साथ साथ, और उस राजा का नाम था राणा सांगा। तो राणा सांगा को भी ये लग रहा था कि बाबर क्या करेगा, बाबर आएगा यहां से धन लूटेगा और वापस चला जाएगा। तो इन दोनों ने इसको यहां पे इनवाइट किया था। दौलत खां जो कि गवर्नर था पंजाब का, ये जो दौलत खां है ये था गवर्नर पंजाब का, और राणा सांगा मेवाड़ के शासक थे भाई। तो ये दोनों ही इसको इनवाइट करते हैं, किस लिए, कि भाई आओ और सुल्तान को यहां से गद्दी से हटाओ। तो इनको लग रहा था कि भाई बाबर यहां से पैसा लेगा वापस चला जाएगा, धन लूटेगा वापस काबुल चला जाएगा, या वापस अपना जो अपना फरगना है उस तरफ चला जाएगा। लेकिन बाबर यहीं पे रुक जाता है, और 1526 में बाबर क्या कर देता है भाई, यहां पे फाउंडेशन रख देता है। आफ्टर बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फाउंडेशन ऑफ मुगल क्लैन, फाउंडेशन ऑफ मुगल क्लैन। चले नेक्स्ट अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो हम देख लेते हैं भाई बाबर के रिगार्डिंग। बाबर ने 1526 के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में एक वॉरफेयर टेक्निक का यूज किया था, और उस टेक्निक का नाम था भाई तुलगमा, तुलगमा वॉरफेयर। इस तुलगमा वॉरफेयर में क्या होता है दोस्तों, ये एक तरीके की वॉर, एक युद्ध का तरीका होता है कि भाई आपको अपनी सेना किस तरह से डिप्लॉय करनी है, और सेना किस तरह से लड़ाई लड़ेगी। तो इस तुलगमा वॉरफेयर को इसने भाई उज्बेक से लिया था। सीखा कहां से था, उज्बेक से। ऐसा नहीं है ना दोस्तों कि भाई आप जाओगे सीधा और भाई ऐसे ही लड़ाइयां करना शुरू कर दोगे। आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि भाई कहाँ पे घुड़सवार रहेंगे, कहाँ पे इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक है वो रहेंगे, कहाँ से हमें ऊंटों से लड़ना है, किस कोने से हमें हाथियों से अटैक करना है। तो ये जो सारी टेक्निक्स थी वो टेक्निक्स थी भाई किसमें, तुलगमा टेक्निक में। चलें और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सा भाई। पहली बार इसने यहाँ पे कैनन्स का यूज किया था बड़े लेवल पे, तोपों का भाई। और इसके इस फ्लीट का जो लीडर था उसका नाम था भाई उस्ताद अली और मुस्तफा खां। बहुत रेलेवेंट नहीं है, फिर भी एक बार बता देता हूं। उस्ताद अली एंड मुस्तफा खां, मुस्तफा खान, ठीक है। तो ये क्या कर रहे थे भाई, जो तोप थी भाई, जो आर्टिलरी थी इनके पास, उनका उनकी उनको जो लीड कर रहे थे उनका नाम था भाई उस्ताद अली और मुस्तफा खां। चलें और कुछ छोटी छोटी सी चीजें देख लेते हैं भाई। जैसे ही वो यहां पे हराता है भाई, तो दिल्ली और आगरा जैसे एरिया पे, दिल्ली एंड आगरा जैसे एरिया पे कब्जा हो जाता है किसका, अधिकार हो जाता है भाई बाबर का। जैसे ही वो इब्राहिम लोदी को हराता है तो यहां पे अधिकार हो जाता है किसका भाई, बाबर का। अब बाबर क्या करता है, काबुल में चांदी के सिक्के बांटता है लोगों में। काबुल में चांदी के सिक्के बांटता है उनको भाई, गिफ्ट के रूप में देता है। और उसके बाद उसको कलंदर की एक टाइटल दिया गया था, टाइटल दिया गया था, वो था कलंदर। दमादम मस्त कलंदर, सुना है ना ये सॉन्ग आपने, तो ये यहीं से इंस्पायर होके भाई कलंदर। और वो क्या करता है, एक एक सिक्का सबको बांट देता है, सबको गिफ्ट में दे देता है।
अब कुछ एक्सपीडिशंस देख लेते हैं बाबर के। तो एक आता है भाई बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ खानवा था भाई 1527 में। किसके अगेंस्ट था? बाबर वर्सेस राणा सांगा। तो थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं भाई, बाबर वर्सेस राणा सांगा। अब राणा सांगा के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई राणा सांगा को यह लग रहा था कि बाबर यहां से क्या करेगा, धनवन लूट के वेल्थ लेके चला जाएगा। लेकिन राणा सांगा का ये जो सोचना था ये गलत था, क्योंकि राणा सांगा का भी भाई इब्राहिम लोदी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। अब क्या होता है, बाबर यहां से नहीं जाता है और खानवा में एक बैटल ऑफ खानवा होती है, और इस बैटल ऑफ खानवा में बाबर जीत जाता है भाई। चलें एक और एक्सपीडिशन देख लेते हैं भाई। एक और एक्सपीडिशन की अगर हम बात करें तो वो था भाई 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध होता है भाई, और चंदेरी के जो शासक थे उसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय। और भाई बाबर इसको भी क्या कर देता है भाई, हरा देता है, और थाउजेंड्स ऑफ राजपूत को भी क्या कर देता है, स्ले कर देता है, मार देता है, काट देता है। थाउजेंड्स ऑफ राजपूत, इनको क्या कर देता है भाई, इनको मार देता है बाबर। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई। अच्छा, ये जो बैटल ऑफ चंदेरी था इसके बाद बाबर के लिए इजी हो जाता है मालवा के एरिया को जीतना। ठीक है, तो जो उसकी मालवा की विक्ट्री होती है वो बेस, उसका बेस क्या था, उसका बेस था बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी के बाद ये क्या करता है भाई, मालवा को भी जीतने में सहायक रहती है इसके लिए ये बैटल। फिर 1529 में एक और बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ घगरा। बैटल ऑफ घग्गर। इसमें ये क्या करता है भाई, महमूद लोदीज की तरफ से लड़ता है। ठीक है, और सॉरी ये क्या करता है, अफगानों की संयुक्त सेना को हरा देता है, और महमूद लोदी उसका, महमूद लोदी कौन था भाई, भतीजा ही था इसका, इब्राहिम लोदी का। चलें और देख लेते हैं भाई। और इसके बाद 1529 के बाद स्थायी रूप से, स्टेबल रूप से, परमानेंट रूप से क्या हो गया, बाबर का यहां पे रूल हो गया। चलें अब एक चीज और देख लेते हैं, बाबर की डेथ भी हो जाती है 26 दिसंबर 1930 को। ठीक है, बाबर की हो जाती है डेथ। तो इसकी डेथ के अलावा हमें कुछ चीजें और ध्यान से देख लेती हैं, वो भी हम देखते हैं। इसको भाई दफनाया जाता है पहले आगरा में। ठीक है, आगरा में इसको दफनाया जाता है, लेकिन इसकी इच्छा के अनुसार बाद में इसको वहां से उठा के और काबुल में इसको दफना दिया जाता है, जहां पे इसका मकबरा भी बना हुआ है, इसका टूम भी बना हुआ है। अब भाई इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाबर कैसा था, इसका इवेल्युएशन देख लेते हैं। तो भाई कैपेबल कमांडर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैपेबल कमांडर था, एम्बिशियस भी काफी था। एम्बिशियस भी था भाई, कैपेबल कमांडर भी था। चले, ये जब इंडिया आया ना तो दो खेल लेके आया था यहां पे। जो खेल थे, एक तो था गंजीफा। गंजीफा, गंजीफा में क्या होता है, प्ले कार्ड्स होते हैं, ताश का खेल भाई। ठीक है, ताश का खेल, थोड़ा सा हिंदी में लिख देता हूं, इसको ध्यान रखना है। दूसरा ये खेल लेके आया था, और उस खेल का नाम था इश्कबाजी। इश्कबाजी में क्या होता था, कबूतरों का खेल होता था, कबूतरबाजी होती थी। ठीक है, ये कबूतरों से रिलेटेड था। चले और देख लेते हैं भाई इसके बारे में कुछ। और ये जो कबूतरों का खेल था, इश्कबाजी था, ये इसका फेवरेट गेम भी था।
ठीक है, चलें और देख लेते हैं छोटा छोटा सा कुछ इंफॉर्मेशन इसके बारे में। इसकी एक ऑटोबायोग्राफी थी, मैंने आपको कहा था कि इसको ध्यान रखना है, ऑटोबायोग्राफी। और उस ऑटोबायोग्राफी का जो नाम था, उस ऑटोबायोग्राफी को इसने लिखा था तुर्किश में। ठीक है, ये आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, आपके सामने 4 लैंग्वेजेस दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई जो तुजु के बाबरी है, या इसका भाई नाम जो था वो था बाबरनामा। बाबरनामा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जा सकता है ना कि बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो भाई इसको बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी कहा जाता है, तुजुक ए बाबरी। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्किश भाषा में लिखी गई थी। चलें और भी देख लेते हैं भाई। अच्छा, थोड़ी सी चीजें आपको और देखनी है। पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन भी हुआ था। ठीक है, पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन हुआ था। और वो किस किसने किया था? एक तो किया था पयंदा खान ने, पयंदा खान एंड अब्दुर रहीम खाने खाना, अब्दुर रहीम खान ए खाना ने। तो ये ट्रांसलेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीडीएस में तो खासकर पूछे भी जाते हैं कि पर्शियन में इसका जो ट्रांसलेशन था वो किसने किया था। और इसका एक इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है बाबरनामा का, और वो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है इसका, वो किया है भाई मिसेस बेब्रिज। स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा देख लेना, कई जगह डिफरेंट रहती है, तो आपको जो ध्यान रखना है वो मिसेस बेब्रिज ध्यान रखना है। चलें, अब थोड़ी सी कुछ एक बातें और देख लेते हैं भाई। वो बातें जो थी वो यही थी कि इसके डेथ के बाद क्या होता है, इसका बेटा 1530 में इसकी डेथ के बाद इसका बेटा हुमायूं गद्दी पे बैठ जाता है। और हुमायूं को हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में। आपको हुमायूं, देखो मैंने आपको बताया था भाजशा करके एक ट्रिक बताई थी ना, ये आपको बार बार देख लेनी है। भाजशा, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। औरंगजेब तक बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत रेलेवेंट रहते हैं ये लोग मुगल्स, तो आपको ध्यान रखना है। और हुमायूं 1530 में बैठ जाता है गद्दी पे, और हुमायूं के बारे में हम डिस्कस करेंगे भाई नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है। आपको यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें आपको क्विज, वन लाइनर, सब चीजें मिलती हैं। मंथली कंपाइलेशन भी आपको करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। और भाई इंस्टाग्राम पे भी सब लोग अकाउंट को फॉलो कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे को रीच आउट कर सकते हैं। तो भाई दोस्तों, मन लगा के पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।